लो फ्रॉम दिस एरिया। आनी तो यहीं से चाहिए थी यार, लेकिन ये आई नहीं। 50% आ दिया, इसको लगे रहने देता हूँ मैं भी। ठीक है। देखो ऐसा होता है कि जो जल्दी कैपिटल बनती है उसके जाने का भी जो टाइम होता है वो जल्दी होता है, बेशक आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो। जो स्लो ग्रोथ होती है ना वो एक मतलब बहुत अच्छी होती है, स्लो ग्रोथ में उसकी वैल्यू होती है। अब मैंने जो है इसमें आप देखोगे ना अकाउंट में, इसमें मैंने 15,000 थे इसमें, ठीक है, मैंने एक महीने में 1.5 लाख करे, लेकिन ये फास्ट ग्रोथ है। 2-4% का इसमें रिस्क था, ठीक है, ये फास्ट ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ नहीं है अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, फास्ट ग्रोथ है। अब ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि ऐसी चीज हम लोग सिर्फ छोटे बैलेंस पे कर सकते हैं, ये तो बस वैसे भी टेस्टिंग अकाउंट है, बड़े बैलेंस पे ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। मेरे वाली कंपाउंडिंग इससे अच्छी है भाई, लॉन्ग टर्म में मिलियंस बना सकता हूँ 200 USD से। अरे यार, अभी ना कैलकुलेटर की भाषा बोल रहे हो आप, एक बार उस दुनिया से बाहर आओ, असलियत पता चलेगी। सामने जो बैठा ना तुम्हारे, उसने एक एक चीज कर रखी है, उसे पता है क्या सच्चाई है क्या बेकार है। ठीक है। देखो मैं आपको कैंडल फिलअप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये एमएमसी के अंडर नहीं है, वैसे तो है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एमएमसी के अंडर नहीं बताया इसको, तो आप समझ सकते हो ये एमएमसी के अंडर नहीं है, लेकिन एक वॉल्यूम एनालिसिस का पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर है। देखो एमएमसी एडवांस लेवल पर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो मैं आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मेरी दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अभी मैंने तो उसके बारे में बताया नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बताया कि एक हम लोग रिस्क मैनेज रिस्क के हिसाब से चलते ही बताता हूँ आपको। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर मैंने इसको बताया हुआ है, ये आता है एफटीसी के अंदर, ये मेरा दूसरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके एमएमसी में नहीं आते। एंड जो आपको बताने वाला हूँ वो शायद मेरे हिसाब से 8वां लेक्चर है बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट का। ठीक है। मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर है, लेकिन आप देखोगे ना उसमें बेसिक से एडवांस में, उसमें आपको अ, अब ये जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है ये वॉल्यूम एंड प्रेशर्स के ऊपर है, मतलब इट इज टोटली डिपेंड ऑन द विक एरिया और शेडो। विक एरिया शेडो मतलब, मेरा कोई चैनल नहीं है, मेरा एक ही चैनल है जिसमें 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर, और मैं कभी किसी से कोई, देखो जो कैंडल होती है ना, अगर ये जैसे ये दो कैंडल है आपके सामने, पहले ये समझो, तो अगर ये रेड है और अगर ये ग्रीन है, तो बेसिकली जो इसके ऊपर की लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं विक, इसके नीचे की लाइन, सॉरी इसके ये जो मैंने उल्टा बोल दिया तुम्हें, रेड कैंडल के ऊपर की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं, नीचे की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं। और ग्रीन कैंडल में ऊपर की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं और नीचे की लाइन को हम लोग शेडो बोलते हैं। पहले ये समझना तुम्हें बहुत जरूरी है। अब इसके आगे क्या, या लगा दो, चलो लगा देता हूँ यार, क्योंकि तुम्हें फिर ये भी लिख लेना, ठीक है, ये काम आ जाएगा तुम्हारे कैसे होता है। अब ये जो वीक एरिया शेडो एरिया का जो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर है किस तरीके से, बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है। जैसे मान के चलो एक कैंडल है आपके सामने, ठीक है, ऐसे करो, इसके ऊपर की लाइन है फिलहाल के लिए, इसके नीचे की लाइन है, और ये आपके सामने जो है ना ग्रीन कैंडल है। ओके। तो ये जो एरिया होता है ये बहुत पावरफुल होता है, मतलब ये जो एरिया होता है ये बहुत पावरफुल एरिया होता है। अगर मान लो अगली कैंडल इसके अंडर में जाती है, और फिर अंडर में जाती है और इसके हाई के अंडर में ही कैंडल की बॉडी बनती है, और फिर बाद में बेशक वो इससे ऊपर चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कलर भी कैसा भी हो, अगर इसका हल्का सा भी गैप बच गया ना फिल होने के लिए, तो ये मार्केट इतनी जल्दी रिवर्स कर देती है पता भी नहीं लगता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो रिवर्सल है वो सिर्फ इस छोटे से एरिया से आता है, ठीक है, और जब ये एरिया फिल होने से बच जाता है, जब ये एरिया, जो ये एरिया बच जाता है इस एरिया का, ये जो एरिया होता है आपके सामने, ठीक है,
एमएमसी में इसको मैंने गैपिज्म के नाम से बोला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिजेक्शन होता है। ठीक है, याद है, समझ आया सभी को? एक इवनिंग स्टार का जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से बनता है, इन्वर्टेड हैमर और एक स्पिनिंग टॉप का रिवर्सल भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर सुपर चैट मेहुल। देखो मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ, यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। हल्का सा भी गैप बच गया ना इसका, तो धक्का मार के नीचे आ जाती है एकदम से। ठीक है, ये देखो आई, इतना सा एरिया है बस, इतना जरा सा एरिया है। आप मेरी जुलाई और अगस्त की स्ट्रीम देखोगे तो वहां मैंने इसको लाइव में भी पकड़ के दिखाया। उस वक्त मैं ये सब जो है करता था, जब मैं ये सब समझा तो मैं लाइव में वही करता था। आप अगर वाली स्ट्रीम देखोगे तो आपको बहुत दिखेंगे, वहां पर मैंने बहुत बार करा हुआ है, कई बार करा हुआ है, स्पेशली इंडियन मार्केट में भी कई बार करा हुआ है मैंने। इसी तरीके से वो डाउन साइड में काम करने की कोशिश करे, तो ये जो लाइन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल का पहले जो लाइन होती है वो उस तरीके से काम करती है। ये देखो, ये देखो, एरिया वही है, रिकवर करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ओरिजिनली वो नहीं फिल कर पाई और फिर अगली कैंडल में रिवर्स कर देती है। नाउ वी हैव ए रिवर्सल। ठीक है, नाउ वी हैव, ऐसे ही वो बॉटम की साइड करती है। अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा कर दूंगा तो ऐसे उल्टा होता है वो, मतलब इसी तरीके से वो उल्टा भी करती है। मतलब जैसे यहां पर आपके सामने कैंडल है, ठीक है, और इसके बाद यहां पर एक कैंडल और बनती है हमारे सामने, ठीक है, और फिर बाद में इसके बाद जो कैंडल वो ऐसे अगर बन जाती है तो सेम वही चीज आती है, अपने आप को वो फिल नहीं करने देती, स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, समझ आया? ये कैंडल्स की साइकोलॉजी, ये प्रेशर के हिसाब से होता है। तो गैपिज्म क्रिएट करती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल एरियाज के कॉन्सेप्ट्स हैं, बस और कुछ नहीं है। बहुत जगह आपको दिखेगा ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से काम नहीं करती है। ये देखो, यहाँ देखो, फिल कर दिया ना पूरा, भाग गई ऊपर, फिल करते ही भाग गई ऊपर, लेकिन मौका नहीं देने वाली। जितनी जल्दी फिल करेगी उतना जल्दी ऊपर जाएगी, मौका नहीं देने वाली। मौका दे देगी तो ये देखो, ये देखो, इतना एरिया बच गया था, देन फिर अगर क्रॉस कर दिया तो नीचे आ जाएगी, अगर नहीं करा तो घूम के दोबारा क्रॉस कर देती है। इस अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा कैसे होता है। पहला समझोगे, ये तब है, इसकी लाइन ध्यान रखो, मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया इसमें इसकी लाइन जो है इसके कैंडल के हाई को ब्रेक करके ये ऐसा कारनामे करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ये लो को ब्रेक करके ऐसे कारनामे करती है। बेसिकली ये आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर भी आता है कि अगर मार्केट में एक बुलिश या बेरिश पैटर्न फेल होता है तो उसको घुमा के मार्केट दोबारा से वैसा पैटर्न बना देती है। जैसे हैमर फेल हो गया तो हैमर को फेल करेगी मार्केट, उसके बाद खुद हैमर बना देगी, वो बुलिश एंगल्फिंग के अंदर छुपा रहता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ने फिलअप तो नहीं करा लेकिन रिवर्स कर गई, लेकिन क्रॉसिंग भी नहीं करी, मतलब कैंडल बनी ये, उसके बाद यहां पर हमें कैंडल देखने को मिली तो सही, मिली, लेकिन क्रॉस नहीं करा, उससे पहले ही नीचे आ गई। अब इस कंडीशन में जो हाई को क्रॉस नहीं करा, मैंने आपको जो है मॉर्निंग में टॉपिक बताया था वॉल्यूम नीडेड का, कि ऐसा मार्केट क्यों करती है, वो डायरेक्टली किसी भी हाई को ब्रेक क्यों नहीं करती है। जैसे कि अगर वो डब्ल्यू बना रही है तो वो इसको क्रॉस करने की बजाय, इस चेंज ऑफ करेक्टर को क्रॉस करने की बजाय वो पहले नीचे आ जाती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरी जो डिमांड है ना वो पूरी हो गई है, मेरी जो डिमांड है पूरी हो गई, और जब पूरी डिमांड होगी तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा डिमांड से नहीं तोड़ना चाहती। वो क्या करती है, वो नीचे आती है, कंसोलिडेशन जैसा कोई पैटर्न बनाती है और फिर बाद में ब्रेक करती है विद द हेल्प ऑफ ए आईएफसी कैंडल। और आपको यहां पर सिर्फ इस केस में आईएफसी दिखे क्योंकि ये एरिया ब्रेक नहीं करती है। इसी तरीके से जब ब्रेक नहीं करती है तो ये एरिया नीडेड वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये वॉल्यूम चाहिए किसी भी हाल में, यहाँ मार्केट आनी चाहिए, अब आनी चाहिए, छेड़ के चली गई अब। फिर यहां से रिकवरी होती है, रिकवरी होती है, रिकवरी होती है, रिकवरी होती है, देन एकदम मार्केट में तुम्हें 90% केसेस में यहां पर तुम्हें एक आईएफसी देखने को ही मिलेगी। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये फिल करने से तो ज्यादा मार्केट नीचे नहीं आती है। गैपिज्म तभी बन सकता है जब मार्केट में इसका हाई क्रॉस करके कैंडल बनी हो। अगर क्रॉस नहीं करा ना तो गैपिज्म नहीं है ये। फिर ये एक नीडेड वॉल्यूम का एरिया, फेक मूव है अभी डाउन साइड का, क्योंकि यहां पर जो आपको पैटर्न दिखेंगे अगर हैंगिंग मैन है तो वो इंफीरियर होता है। सुपीरियर वो तभी तो होगा जब पिछले वाले को तोड़ के बनेगा, तभी तो सुपीरियर होगा, या नहीं होगा? अगर उसने पिछले वाली कैंडल्स के हाई को तोड़ दिया और वो ऊपर बन गया तो उसका मतलब सुपीरियर है। अब तो मार्केट जानी ही जानी है उसके पैटर्न में। अगर हैंगिंग मैन है तो नीचे आ जाएगी, हैमर है तो वो फिर उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, जैसे उसकी फितरत है, जैसे उसका जो है एरिया और उसका लोकेशन के हिसाब से होता है। यहाँ देखो आपको, अब तुम्हें दिखाता हूँ इसकी रियलिटी। जहां जहां मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ती वहां तुम्हें एक आईएफसी देखने को मिलेगी। ध्यान से देखना, भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये हमें देखने को मिलती है। ओके सो तो मैं अप साइड की आईएफसी दिखाता हूँ। ग्रीन 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 ग्रीन, ये देखो, ये देख रहे हो,
यहां पर अगर देखोगे तो यहां तक भी नहीं आई, आधे हिस्से से रिवर्स, लेकिन जो रिवर्सल है वो बेसिकली ऐसी कैंडल के साथ है जो इसके साथ आई थी, सेम रिवर्सल आया, लेकिन अगली कैंडल में मार्केट ने अपने आप को एक आईएफसी, ये देखो दिख रही है आपको कैंडल आईएफसी के साथ अपने आप को क्रॉस करा इसके हाई को, ये थोड़ा सा नीचे आई है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आई है। तो अगर ये इस तरीके से रिएक्ट करती है, वैसे तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा, मिलेगा तो अच्छा खासा होगा, उस कंडीशन में तुम्हें ये चीजें यहाँ पर नोटिस करने को मिलेंगी। ओके, समझ आया सबको? बाकी तो देखो मैं वैसे एक एक खोजूंगा तो टाइम लग जाएगा, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मैं ऑलरेडी नोटिस करके समझा चुका हूं, अब आपको नोटिस करना है खिला खिलाया फूल लेकर। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। देखो अगर ये यहाँ नहीं आ रही, वैसे तो आनी तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक कर्व लाइन यूज करने वाला हूँ, ऐसे वाली, ठीक है। इसका इसने ब्रेकआउट करा है ऊपर की साइड, ठीक है, ये आपके सामने एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, छोटा वाला जो होता है ना वो हुआ है, लाइक दिस। ये आपके सामने जो है ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, बड़ा वाला जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट हुई थी यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेट हुई थी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था इस वजह से कह सकते हो, ठीक है, इसलिए अभी ऐसे ही इसको रखे रहते हैं। ओके, सो क्या समझ में आ रहा है हमें इससे कि मार्केट में जो डिमांड है वो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही आई हुई है पिछले वाले से, और कुछ नहीं, एक मिनी रिवर्सल की तरह रिएक्ट कर रही है, छोटी सी रेड कैंडल फिर मूव। ओके, चलो यार तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा छोटा है इसलिए मुझे जूम ज़्यादा करना पड़ेगा, तुम समझ सकते हो कितना जूम कराया मैंने इसको, बहुत ज़्यादा जूम कराया मैंने इसको, ये देखो ऐसे कर दो तो ऐसा लगेगा बस लाइन सी लग रही है, लेकिन ये नजरों का खेल है, और तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ गैप तो है, मैं लाइन नहीं कह सकता इसको, गैप तो है। समझ आया? इतना सा एरिया जैसे सारा नजरों का खेल है, तुम्हें जो है ऐसे ऐसे नजर गार्ड के रखनी है, ऐसे करके देखना पड़ेगा, हाँ भाई गैप तो है इसके अंदर, गैप तो है, तो मैंने लाइव में भी दिखा दिया, देख लो। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल्स प्रेशर एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये नीडेड वॉल्यूम के ऊपर काम करता है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आया सबको? सेंट्रल एरिया कैसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, वी हैव ए एरिया लाइक दिस, ठीक है। देखो मैं एनालिसिस के अंदर एनालिसिस करूँ, वैसे तो ये ठीक नहीं होता करना, क्योंकि जब तक वो अपनी सप्लाई पूरी नहीं कर रही मैं उसके अंडर में, क्योंकि यार अब वही बात है कि खाली बैठे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इसमें, ऐसे तो नहीं कर सकते कि खाली बैठे हम लोग, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपके पेशेंस और आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये रहता है कि बस किसी भी तरीके से 10% बन जाए, फिर अगले महीने ये रहेंगे बस किसी भी तरीके से 10% बन जाए, फिर अगले महीने किसी भी तरीके से 10%, ऐसा रहता है। वॉल्यूम फिलअप हो गया? ओ, ये एरिया वॉल्यूम फिलअप का होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये नीडेड वॉल्यूम होता है, ओरिजिनली वो अपने आप को पहले भी छोड़ के आई थी, ध्यान से अगर देखोगे तो टुकड़ों में इनसाइडर कैंडल्स की इनसाइड बार्स होते हैं ना, वो ऐसी जगह पे बनते हैं, क्योंकि इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है ओरिजिनली, बॉटम पे वैसी है, सप्लाई भी पूरी हो चुकी है, तो वो जनरली अपना वॉल्यूम फिलअप करने के लिए इनसाइड बार्स का यूज करती है। समझ आया नहीं आया? यार तुम गर्दन तो हिला देते हो, तुम बोलते तो कुछ नहीं, बोलोगे तो तभी तो पता चलेगा, मजा तभी तो आएगा, नहीं आएगा मजा तभी तो आ जाएगा, तुम बोलोगे कुछ, हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, हैं? तुम बोलते कुछ हो नहीं, इसको पीछे करो थोड़ा सा, यहाँ तक करो, एंड ये सप्लाई डिमांड कैसे लगाते हो? दिमाग से लगाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, देखो ये आधी सप्लाई के रीजन पर है। हम्म, आधी सप्लाई रीजन मतलब, देखो भाई मैंने आपको ये मेजर करके दिखाया यहाँ से यहाँ तक, दिखाया ये एरिया, ठीक है, तो इसका जो 50% एरिया है वो यही है, यहाँ से यहाँ तक, वॉल्यूम फ्लप पर अलग से लगाने की जरूरत नहीं, आप ये सेंट्रल लाइन समझ सकते हो, ठीक है, अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसे नीचे गिरना है तो अपनी डिमांड को आधी करनी पड़ेगी, इस वजह से वैसा कर रही है। ये डिमांड के डबल होने का एक एविडेंस क्रिएट होता है। कैसा एविडेंस? कि देखो कि जो चीज वापस आने लगती है वो पहले अपने आप को कमजोर करती है, एकदम से वापस आती है, ताकि दूसरे वाले प्लेयर की, दूसरे वाले जो प्लेयर होता है मैक्सिमम, दूसरे वाले प्लेयर की मैक्सिमम वॉल्यूम को मार्केट एक ही बार में खत्म करवा दे, उसके बाद जो रिवर्सल आता है वो रियल होता है, ठीक है। पहले बता चुका हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का,
कमजोर करके दिखाते हैं अपने आप को, ठीक है। जैसे यहाँ हुआ था, याद होगा आपको, ये देखो अपने आप को कमजोर करके दिखाया, एंड देन एकदम से फूटा ऊपर की साइड, फूटा, और फिर कमजोर इन्होंने दिखाया, एकदम से फूटा। यहाँ तो मैं तुम्हें वॉल्यूम फिलअप का दिखाया था, चलो वो तो उसके साथ भी है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को लाने लगे और लाने लगे, फिर एकदम से फूटा, लेकिन आधा फूटा, इसका मतलब बहुत बड़ा फूटने की कगार में अपने आप को लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब डिमांड पूरी है, सप्लाई पूरी है, डिमांड आधी हो जाए, सप्लाई आधी हो जाए, तो डिमांड या सप्लाई दोनों में डबल होने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है इसके हाई के ऊपर और इसके लो के ऊपर, क्योंकि ये फिर अपने आप को एक स्पिनिंग टॉप की तरह कंसिडर करते हैं। इनका अपना मूव नहीं होता ना, ये बेसिकली हाई लो के हकदार होते हैं ना, मतलब हाई क्रॉस कर दिया तो डिमांड डबल हो जाएगी, अगर लो क्रॉस कर दिया तो सप्लाई डबल हो जाएगी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक स्पिनिंग टॉप के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि अरे खुद सोचो यार, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, आधी हो गई और आधी होगी, तो सेंट्रल एरिया नहीं बन गया मार्केट का। अगर मैं ऐसे देखूं तो ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, स्पिनिंग टॉप नहीं बन गई मार्केट, स्पिनिंग टॉप नहीं गए, तो इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है बड़े टाइम फ्रेम पे स्पिनिंग टॉप की तरह, तो ये उस टाइम उस साइड क्रिएट करती है जिस साइड मूव करती है। पर हाँ, हम लोग ऐसा है कि अगर हम सप्लाई डिमांड यूज करें तो पता लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर से एक की कमी पहले हुई, दूसरे की कमी बाद में हुई, तो तीसरे की कमी नहीं होती, तीसरे का डबल मूव आता है, तीसरे का डबल मूव आता है। मतलब पहले की कमी हुई, फिर दूसरे की कमी हुई, फिर पहले वाले की आधी कमी हुई, फिर दूसरे वाले की आधी कमी, फिर तीसरे वाले की कमी नहीं होती, वो दोगुना हो जाता है। ऐसा तब यूज होता है, समझ आ रहा है? वॉल्यूम डबल कब होता है, सप्लाई डबल कब होती है, ये उसके अंदर है, मैंने कई बार बताया हुआ है। इसको यहां तक रखते हैं फिलहाल के लिए। चूंकि यहाँ कुछ आया नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं आया है। बुलिश कैंडल आई है हैमर और मारुबोसु, तो ये रीटेस्टिंग ऊपर की साइड दिखा रही है, ठीक है, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो ब्रो, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में। ये मैं डबल कर सकता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, डबल करके आपको दिखा देता हूँ। यार बातों बातों में ना भूल जाते हैं हम, है ना, भूल जाते हैं हम लोग बातों बातों में, भूलना नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ आया नहीं बेरिश पैटर्न वगैरह, यहाँ आया हुआ है, ये भी माइनर ही है, मतलब हाफ सप्लाई वाला, इसकी भी सप्लाई आधी हो सकती है। देखो एक पैटर्न होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब मार्केट कंटिन्यू कर रही होती है तो वो स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट होते तो छोटी होती है और एकदम नीचे गिरती है। इस कंडीशन में वो अपने आप को अगर फास्ट रिकवरी दे दे, अगर वो फास्ट रिकवरी दे दे तो अपने आप को हल्का सा गिरा के फिर उठाने में सक्षम होती है। लेकिन अगर आपने फास्ट रिकवरी ना दे तो कंसोलिडेट करके फेक आउट ऊपर देती है, फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो? अभी मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, भूल गए तुम लोग? ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है और एकदम से छोटी छोटी होने लग जाती है, फिर एकदम फॉल करती है, अगर वो जल्दी रिकवर कर जाए तो वो फिर बाद में अपने आप को ऊपर ऊपर उठाना शुरू करती है, लाइक जैसे ऐसे करके, ठीक है, थोड़ी बहुत कंसोलेशन करती है लेकिन ऊपर उठाती है। अभी आपके सामने जो है ना वो यही हुआ है, ये एकदम धीरे धीरे करके एकदम फॉल करी, जल्दी रिकवर हुई, हल्का सा कंसोलेशन दिया लेकिन फिर ऊपर उठ गई। वो समझाया था नहीं समझाया था, हाँ या ना बताओ पहले, समझाया था या नहीं समझाया था? है, समझाया था? हाँ देखो, हाँ मैं कर देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ, सामने हुआ आपके। देखो ये तुम्हारे लिए नया है क्योंकि अभी तुम ना थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं सीख रहे हो, मेरे सामने ये 500 बार हो चुका है इसलिए कह रहा हूँ। देखो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आपको मेरे जो एनालिसिस हैं और कब मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किससे बात कर रहा हूँ, मतलब किससे तो नहीं, तुम लोगों से जब बात करूंगा तो यहाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई लाइव चैट ओपन हो गई, अब बात करना शुरू करो, लेकिन उसमें भी फिर बुराई करने लग जाते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। मैं गोल्ड से स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आपको जो इसमें एनालिसिस करके बताया था उसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि क्या हमें देखने को मिला है। ओके सो पहली कंडीशन बेस्ड ऑन ए साइकोलॉजी के बेसिस पर थी, बस एक आप कह सकते हो कि एक पैटर्न था जिसको मैंने आपको फॉलो अप करके दिखाया था। एंड ये पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी कि हमें कितना मूव देखने को मिल सकता है। मैंने इसमें आपको जो सप्लाई का रीटेस्टिंग जोन है उसको मार्क करके नहीं बताया था, बस आपको यहाँ ओरिजिनली इसकी ड्राइंग करके दिखाई थी। एंड यू कैन सी वो मैंने आपको मतलब ऐसे सामने से बना के दिखाई थी, एग्जैक्ट नहीं दिखाई थी, क्योंकि ओरिजिनली आप देख सकते हो वो इसमें सब कुछ इंक्लूड था, इसी एरिया में आप देख सकते हो सारा का सारा एरिया है। ओके, यहाँ तक ये वाला पैटर्न जो कंडीशन वन मैंने आपको बताई थी वो यहाँ 90% एक्यूरेट है। मैं 100% नहीं कहूँगा, 90% कहूँगा, वैसे तो कह सकते हैं कि हम लोग 100% है, बट फिर भी 90% एक्यूरेट है। एंड क्योंकि रेंज एनालिसिस के हिसाब से इसमें ये 3 कैंडल एक्स्ट्रा आई हुई हैं, इसलिए मैं इसे एक्यूरेट नहीं बोलूँगा, यहाँ पर जल्दी मूव आना चाहिए था।
ये पहली कंडीशन थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू इसके और ऊपर मूव जाने के बाद की, ये उसके आगे के मूव के बारे में आप ये देख सकते हो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था। एंड ये वही स्ट्रक्चर है जो पूरा कंप्लीट होकर आपको दिखाया, ठीक है। आफ्टर द पहले वाली कंडीशन के बाद का ये था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो अभी आपके सामने रिजल्ट निकल के आ गया है, सेम ऐसा ही हमारे सामने मिला है। ओके, ये एनालिसिस जो है वो टोटली इसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था, ऐसा ही आपको यहाँ देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस जो ये वाला जो हिस्सा है ये बीच में से ब्रेक हो गया था, जस्ट बिकॉज ये एक पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे पास सेम है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसके अंदर, मुझे मार्केट टॉप हाई पे थी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मार्केट धीरे धीरे करके उठती है तो एकदम से गिरती है। तो जब इसका पहला ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया बॉटम पे, तो मैंने तब यहाँ पर इसको होल्ड किया था। दूसरी बार आया तब मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ली थी, इसमें मैं कुछ चीज़ को टेस्ट कर रहा था एंड वो बहुत अच्छी तरीके से काम करके चली गई थी। मैंने दूसरी वाली पोजीशन भी होल्ड करी थी, यहाँ तक मैंने क्लोज नहीं करा था, मैंने उसको यहाँ तक क्लोज करने के लिए सोचा है। यहाँ तक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना था, क्योंकि मुझे बस ये था कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंडे ट्यूसडे तक अकाउंट को 2 लाख तक कर दूंगा, और वो मैंने कर दिया था ओरिजिनली। तो इसमें एक चीज़ और थी कि आप यहाँ देखोगे ना, इस जगह पर ही वो एरिया जो था यहाँ पर मैंने लिया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप अभी ब्रेकडाउन देख रहे हो, ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, ये इस महीने का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ओरिजिनली यहाँ पर, ये मैंने ये प्राइस आप मैच कर सकते हो, 52 ये इस जगह पर है, यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट इसी जगह पर आपको दिखेगा 52 प्राइस वाला, ठीक है। ठीक है। ये जस्ट एक टेस्टिंग अकाउंट है, ये रियल नहीं, क्योंकि रियल के पीछे मैं 4 जीरो लगा दूंगा तब भी छोटा लगेगा, वो छोड़ो। अब ये एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। ओके, मजा आएगा इस आप लोगों को इसको देख के। दोनों फोटोज मैंने आपको कल दिखा दी थी, ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली दोनों एग्जैक्ट आपके सामने बन के आ चुकी है। ओके, समझ आया सभी को? इसका जो रीज़न था वो मैं कल 15 मिनट में मैंने कल आपको समझाया था, क्या क्या था क्या नहीं था, पूरा रीज़न ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप कल की स्टार्टिंग की स्ट्रीम देख लेना, आपको दोबारा से रिवीजन हो जाएगा कि अगर आपके सामने अगर ऐसी कभी स्थिति आती है, ऐसी कोई एरिया आता है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। ना कि मैं आपको कोई इंडिकेटर लगा के बाय सेल बताऊँ, ठीक है। मैं बेशक कर रहा हूँ, मैं रियल में नहीं कर रहा, अपने रियल अकाउंट में कभी नहीं करता, मैं एज ए टेस्टिंग में करूँ, तो मैं आपको वो पोजीशंस कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी का फायदा नुकसान अमाउंट में नहीं करना चाहता, माइंड में करना चाहता हूँ, यही मेरा मोटिव है। ओके गाइस, तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर फॉल आ चुका है, ये 6 बजे के बाद ही मार्केट गिरी, उसमें आपको पता है, क्योंकि देखो कुछ न्यूज़ होती हैं जो डायरेक्टली नहीं आती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन शायद उनका इफेक्ट होने के बाद पता लगता है। इसलिए जैसे कि इतना बड़ा मूव हमें सीपीआई डेटा में भी नहीं मिलने वाला, जैसा आपको आज मिल रहा है, ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का एक ब्रेकडाउन है। मैं भी आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे है क्या नहीं है। अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को लेकर चलता हूँ, एंड ये पिछले पूरे महीने का जो है ना स्ट्रक्चर है, पूरे सितंबर और अगस्त के टाइम का एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, जिसका आज आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। ये कोई छोटा मोटा ब्रेक डाउन नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। यानी कि आप ये समझो कि पिछले 1.5 महीने से जो मार्केट उठ रही है, ये उसका एक नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अब शायद जितनी भी न्यूज़ आए वो इसको नेगेटिव ही करने की कोशिश करें, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो उसको एक एवरेज प्राइस में लाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंट्रोलिंग एजेंसीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से इसको ओरिजिनल प्राइस पे लाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना। अभी मैं इनको सारे पॉइंट्स आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, लाइक दिस। ओके, ये मैं इसको यहाँ से करूँगा, ये फिक आउट है आपको जो नीचे दिख रहा है, क्योंकि अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको बस एक पैटर्न देखने को मिलेगा और कुछ नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन करता हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मुझको अटैच करना पड़ेगा मुझे ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको लगाना है, आप ऐसे करके देख सकते हो, लाइक दिस, एंड वी हैव। ओके, ये अधिकतर ज़्यादातर पॉइंट से कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो 7 पॉइंट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक इंटीरियर ट्राजेक्ट्री कर्व, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर ट्राजेक्ट्री कर्व। ये बेसिकली यूज़ होता है आर्किटेक्चर में, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में आपको, ये कैसे यूज़ होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसमें मार्केट कभी भी 90 डिग्री पे मार्केट फ्लोट करने नहीं जाती, वो ओरिजिनली कर्व खुद ही 90 डिग्री पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, उसके बाद ही वो ब्रेक डाउन करके उसका जो मूव है वो खत्म कर देता है। अभी आपको जो दिख रहा है वो यही है, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो कर्व के हिसाब से चलती तो है, लेकिन वो कभी 90 डिग्री पे नहीं जाती। 90 डिग्री पे जाने की बजाय वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो अपने आप को शो करती है कि वो 90 डिग्री पे जा रही है, बट एकदम से ब्रेक डाउन करने के बाद वो अपने आप को फिर 90 डिग्री पे डाउनवर्ड करती है। ये मेरी पहली कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यूएसडी कैड में 2022 के ग्राफ में मैंने ये चीज़ देखी है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम कंडीशन मैंने उस वक्त देखी थी, इसलिए मुझे याद है। वहां पर भी यही हुआ था, वहाँ एज ए आप कह सकते हो कि होप जनरेट करी थी कि वो 90 डिग्री हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से अपसाइड में मूव दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, वो नीचे की साइड से ब्रेक डाउन देते ही मार्केट ने धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे की साइड करा, एंड देन बूम डाउनवर्ड में 4% करेंसी की वैल्यू नीचे गिर गई थी, और उसके बाद वो फिर बहुत लंबे टाइम बाद ऊपर है। और टाइम फ्रेम भी 2 घंटे का था, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा टाइम फ्रेम है।
ठीक है, तो जितना मुझे लगता है अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, मैं छोटा नहीं बोलूंगा, और आप इसको पीछे से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2022 में मार्केट नीचे गिर गई थी, उसके बाद 2023 में स्ट्रेट रही है, और उसके बाद अब ये इस वक्त ये उठ रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये 2022 में देखो, 2022 में मार्केट पूरी गिरी है मार्च से दिसंबर तक। ओरिजिनली देखो, जिसने जो अ, जिसको असली एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, वो ही आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो अगर मार्केट गिरी है, अगर मार्केट उसके बाद स्ट्रेट हुई है और उसके बाद फिर अपवर्ड गई है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ सोचो। अगर मार्केट, अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या दिखेगा कि अगर मार्केट एक साल में पूरी गिरती है, दूसरे साल स्ट्रेट होती है, तीसरे साल पीछे से भी ज्यादा उठ जाती है, और फिर ब्रेकडाउन देने के बाद अपने आप को नीचे लेके आती है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये सेम आपको दिख रहा है, मैं आपको इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये आपको दिख रहा है। ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी लाइक दिस, ये फिर स्ट्रेट हुई थी लाइक दिस, ऐसे करके देखो। ठीक है, और उसके बाद ये अपने आप को फिर उठा के ले गई। अब ये अपने आप को ज़्यादा उठा के ले जा चुकी है। ओके, इस तरीके से मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं कहूँगा कि एकदम नीचे गिर जाए, क्योंकि बेसिक बेसिक ये ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे गिर भी नहीं सकती, थोड़ा बहुत गिर सकते हैं। ठीक है, कि अब हर करेंसी का इतना बड़ा बड़ा फॉल आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब लोग गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ 1-2 लाख रुपए का 1-2 लाख रुपए यूज़ करते हैं। अब लोग सीधे 10-15 लाख का गोल्ड खरीदते हैं, तो मार्केट में वैल्यू तो गोल्ड की रहेगी, वो इतनी नीचे नहीं आ सकती कि एकदम क्रैश कर जाए। हाँ, अगर 2% से ज़्यादा डाउनवर्ड आ जाती तो क्रैश हम कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। देखो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यूएसडी कैड में ऐसा पहले हो चुका है, मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, यूएसडी कैड में ओरिजिनली पहले हो चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इसके बारे में कैसे कैसे है। ओके, सो अभी इसने बस एक हमें ब्रेक डाउन दिया है। जनरली आप देख सकते हो अभी ऊपर उठ गया है। ठीक है, अभी मैं, और ये कि 1 डे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर में अगर आप देखोगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो अक्टूबर के 7-8 तारीख में आया था, आप देख सकते हो, ये आपके सामने है 7-8, आपको नीचे डेट दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, देखो मैं इसको सप्लाई डिमांड से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में सप्लाई डिमांड एग्रीगेटेड है, कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। तो अगर अलग होगा तो मैं इजीली इसको बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें कोई अलग नहीं। देखो है ना, एग्रीगेट होकर चल रही जिगजैग मार्केट है, तो इसमें सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर नई सप्लाई डिमांड की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहले अगर यहाँ तक आती है उसके बाद बात करेंगे। बस ये इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ इसका, आप देख सकते हो ओरिजिनली। ठीक है, पहले इसको यहाँ आने का वेट करूंगा, उसके बाद इसके आगे का एनालिसिस में करूंगा। उससे पहले मेरा इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, और ये बहुत लंबा है, छोटा मोटा नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर, और इसको ये बस मैंने ऐसे आपको इसकी जो सिचुएशन है, जो क्या चल रही है वो, क्योंकि देखो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि मैंने बेसिकली आपको एमएमसी में समझाया है कि उसके पास 99% मार्केट की कंडीशन को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है। 99% टाइम हम लोग 24 घंटे में से किसी भी टाइम बैठ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन हम 99% 24 घंटे में से, यानी कि 23 घंटे कोई बैठेगा थोड़ी। तो उसमें से भी कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पर हमें एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए कभी कभी मार्केट की स्ट्रक्चर को इग्नोर करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इग्नोर देना पड़ता है, वरना हम लोग गड्ढे में गिर जाएंगे। गड्ढे में मतलब हर चीज का एक टाइम होता है। अब ये मेरे पास एक चट्टान है, ये मेरे पास एक चट्टान है, यहाँ मेरे पास एक प्रॉफिट है, मान के चलो अच्छा सा 2 लाख रुपए का अच्छा सा प्रॉफिट है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरे पास है मेरा अकाउंट ब्लो, यानी कि खाई, ये मेरा अकाउंट ब्लो वाला एरिया, मेरा अकाउंट ब्लोन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर मेरे को बस अच्छा टाइम देखना है। ये मेरी घड़ी की सुइयां है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं। अब जब तक ये सुई अपने एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आएगी तब तक मैं चढ़ के यहाँ पर नहीं जा सकता। जिस वक्त ये सुई यहाँ आ जाएगी मैं आराम से इजीली इसके ऊपर करके जा सकता हूँ। तो टाइम मैटर करता है, सही टाइम आने का वेट करना पड़ता है। समझ आया, यही वो समय है, सही टाइम आने का वेट करना पड़ेगा, तभी तो बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। वरना मैं यहाँ मैपिंग कर दूंगा, एग्जैक्ट बनने नहीं है, जो बनना था वो बन गया। ओके गाइस, सो अब मैं इसको 30 मिनट्स में आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया हमारा 4 आवर का, 30 मिनट्स में चलते हैं। अभी बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर फॉल आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फॉल आ रहा है। सो हमारे पास इनसाइडर सप्लाईज का एक अच्छा सा मूव यहाँ क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हो। सारी सारी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आपको मूव यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये बेसिकली कैंडल्स के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, जब ये नीचे गिर रही थी, जब ये नीचे गिर रही थी तो ऊपर की साइड की जो लाइन थी वो ज्यादा थी, मतलब उनकी जो विक लाइन थी वो ज्यादा थी। इसका मतलब इसके अंदर बेरिश प्रेशर शो हो रहा था, बेरिश प्रेशर अच्छी तरीके से शो हो रहा था। ठीक है, ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली वो शेयर होता है। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो पूछना है पूछते रहना। ठीक है, इसके बाद मैं बिटकॉइन नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखो। अब बेरिश प्रेशर जब शो हुआ तो देखो मैं आपको पहले ना इस मूव का आपको रीजन बताता हूँ। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये मूव ऐसा क्यों आया, क्योंकि ज्यादा लोगों को लगा कि यहाँ से नीचे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मैंने ओरिजिनली आपको यहाँ पहले बता दिया था कि ये ज्यादा नीचे नहीं आ सकता, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो पूरी ही नहीं हुई। इसकी जो रियल डिमांड है वो यहाँ तक बैठी हुई है। मैं अगर आपको यहाँ मेजर करके दिखाऊं, एग्जैक्ट मूव आप समझ सकते हो। इसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से अपने आपको, आप पीछे आप ड्राइंग टूल लगा के देखो, पीछे की जगह आपको दिख जाएगा इसकी डिमांड ही पूरी। जब इसकी डिमांड पूरी हुई तभी इसने अपने आपको फॉल दिया था। ठीक है, तभी इसने अपने आपको फॉल दिया, इससे पहले इसकी डिमांड ही पूरी नहीं हुई थी। आप पीछे कैंडल से जाके देखो, वहां आपको इजीली दिख जाएगा, मैंने बताया हुआ ओरिजिनली वहां पर।
ये कौन सा टाइम फ्रेम है? नहीं ये तो बिटकॉइन है ना, सॉरी। हाँ एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको ठीक है, मिलती है तो मैं दिखाता हूँ, वरना बहुत ऊपर है शायद, मैंने बहुत पहले बताया था इसके बारे में, बड़े टाइम फ्रेम पर ही बताया था मैंने। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये वही कर्व लाइन है जो मैंने आपको बताया था किस वक्त, ये सेंट्रल एरिया आप जो देख रहे हो ये वही एरिया है, सेंट्रल एरिया, ये अपने डबल डिमांड का आधा हिस्सा है। अब क्वार्टर में तो नहीं आएगी, क्वार्टर में तो मूव आता नहीं आसानी से, ठीक है, वो क्वार्टर में तो नहीं आएगा। ये मैंने आपको कब बताया था? ये बताया था 18 तारीख को, आज कितनी है, 18/10, हाँ 18 तारीख को मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो ये मैंने कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट ओरिजिनली मैं पहले बता चुका हूं कि ये जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इसमें अच्छा खासा मूव नहीं आएगा। ये ब्रेक नहीं हुआ, ये कंटिन्यू करता रहा अपने आप को, कंटिन्यू करता ही रहा, करता रहा, करता रहा। तो मैंने इसकी डिमांड डबल कर दी थी, और इसका जो 50% रीजन था वहां बनाया था, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, और ऊपर वाला तो बहुत ही ऊपर था, वो तो 2800 ऊपर था। या आप प्राइस देखो इसका कितना, देख रहे हो आप? 2760 दिख रहा है लोगों, एग्जैक्ट वही प्राइस है इसका। जब तक ये अपनी या तो अपनी 100% डिमांड पूरी करोगे या अपनी 50% डिमांड पूरी करो, 25-30 का कोई मतलब नहीं बैठता। उसे मेरी भाषा में मैनिपुलेशन कहते हैं। डिमांड पूरी होने से पहले गिरावट मैनिपुलेशन, अगर वो ज्यादा होगी, अगर वो नहीं होती तो वो फेक आउट होता है, ठीक है, वो फेक आउट होता है। अब ये जो हिस्सा था ये वही है, ठीक है, ये वही हिस्सा है जो फेक आउट का आपको यहां दिख रहा है। अब अगर मार्केट अपने आप को यहां से यहां तक गिरा नहीं पाई तो उसने क्या करा, अपना लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करी इस एरिया से नीचे ना आने की बजाय। ये जो यहाँ नीडेड वॉल्यूम था, मैं ओरिजिनली आपको इसको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ नीडेड वॉल्यूम के बारे में, कि जब मार्केट अपना एक बड़ा सा एरिया डाउन साइड का यहाँ पे एक आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो उसे तोड़ नहीं पाती, आधे हिस्से से रिवर्स करके चली जाती है, तो उसे हम लोग नीडेड वॉल्यूम कहते हैं, दोबारा जरूर आती है। और जिस टाइम वो आती है तब हमें मिलती है एक कौन सी कैंडल, जल्दी बताओ हमें कौन सी कैंडल मिलती है? एक आईएफसी। डिपेंड करता है वो मूव किस साइड आ रहा है, अगर वो डाउन साइड आ रहा है तो हमें रेड आईएफसी मिलती है, अगर वो अप साइड जा रही है तो हमें ग्रीन आईएफसी मिलती है। और आप खुद यहाँ देख सकते हो इसी जगह पर पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है इस जगह नहीं है? समझ आया? बस अब हमारे लिए यही कैंडल है जो सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट करेगी, इसी के बेसिस पे मैं सप्लाई को ऊपर नीचे से मेजर करूंगा। सो दिस इज द सेंट्रल एरिया, हाई एंड लो। इससे ऊपर की जितनी मार्केट ने सप्लाई क्रिएट करी है इतनी ही सप्लाई इससे नीचे मार्केट क्रिएट कर सकती है, एंड वी हैव ए मिनी रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। समझ आया? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये मेरी पहली कंडीशन रहेगी। वैसे तो ये गोल्ड की दूसरी कंडीशन है, बट आप पहली कंडीशन इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एज ए, हाँ आप इसको नी कैप भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में देखो, ठीक है, बीच में कैंडल तो वही मिलेगी तुम्हें बड़ी, ऐसा नहीं हो सकता, कैंडल तो वही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कैंडल बड़ी ना। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर वो तोड़ के वापस, अगर वो नहीं आई, वो वापस जब आएगी तो आईएफसी ही बनाएगी, ठीक है। समझ आया यहाँ तक सबको? अब समझ में आया कि इतना लंबा मूव क्यों आया? आंसर मिल गया आप लोगों को, ठीक है, आंसर मिल गया, ओके। देखो मिनी रिवर्सल मैंने इसलिए बोला है, मिनी रिवर्सल मेजर रिवर्सल में फर्क ये है कि मेजर रिवर्सल यहाँ से यहाँ तक का होगा। क्या लगता है आईएफसी के बाद वो अपने आप को इतना बड़ा रिवर्सल दे देगी? खुद सोचो थोड़ा सा, ठीक है, सोचो थोड़ा सा, ये होता तो आईएफसी मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, एक ऐसा मूव जो फर्म्स के द्वारा आता है जब वो मार्केट में किसी ऐसे की पॉइंट पर अपने एसेट्स को बेचते हैं या खरीदते हैं जो मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को क्रिएट करता है। आसान भाषा में बड़े टाइम फ्रेम के चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ने वाला एक मूव आईएफसी की कैंडल के थ्रू दिखता है, जो कि हमें पता लगता है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर के किसी बड़े एसेट को बेचने या खरीदने के बाद आया। हम इसे दूसरी भाषा में एक इलिक्विडिटी भी कहते हैं, ओरिजिनली आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी अकॉर्डिंग टू गोल्ड्स के 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मिनी रिवर्सल एरिया 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, ओके। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ओके। एंड कल मैंने आपको इसमें आपके ऊपर ही छोड़ दिया था, ओरिजिनली आपको पता ही है, कल मैंने इसको आपके ऊपर ही छोड़ा था टोटल, कि इसमें जो होगा वो आपको ओरिजिनली पहले से ही पता है। क्योंकि जब भी मार्केट में एक ट्रायंगल बनता है, मतलब एक डाउन साइड का पीनट बनता है, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है वो आपको पहले से पता था, मैंने कल आपके ऊपर छोड़ दिया था। एंड यू कैन सी सेम वही मूव है, इसको कुछ इसमें रॉकेट साइंस वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने ओरिजिनली आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको इसमें कुछ भी मिलेगा वो बेस करेगा मेरी उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो मैं ओरिजिनली आपको बता चुका हूँ। सॉरी मेरे को ऐसे कनेक्ट करना है इसको, ओके। सो कहाँ से करा था मुझे याद नहीं है इसका, मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि पहला मूव फेक, उसके बाद रिवर्सल, और फिर बाद में आपको रियल मूवीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो सबको पता ही था, कल मैं बता चुका था इसके बारे में, दोबारा से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, आपसे मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लूंगा। ओके गाइज, सबको पता है इसके बारे में, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये मूव लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, लगभग लगभग, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है।
50% एरिया पे ये लगभग लगभग थोड़ा सा ही मैं कह सकता हूँ मूव इसका बचा हुआ है, भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसका पूरा मूव है आफ्टर द फेक आउट। अगर मैं आपको फेक आउट दिखाऊं, देखो ये आपके सामने इसका फेक आउट एरिया था, इसके बाद का ये आप देख सकते हो एक बेरिश एंगल्फिंग थी मार्केट में रिवर्सल के लिए, एंड देन मूविंग 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 डाउनवर्ड। ओके, वो पता है कि जितना मूव ये होता है उतना ये होता है, सेम डिमांड होती है, और फिर सप्लाई या तो अंदर की ऐड कर सकते हो अगर अंदर की सप्लाई सेम रहती है, वरना आप बाहर वाली सप्लाई मैच कर सकते हो, आपको इसका जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसका अगर कंटिन्यू करता हूँ तो सप्लाई के बेसिस पे इसके अंदर ये एनालिसिस रहेगा, बाकी इसके अंदर और कुछ नया नहीं है। ओके, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि इस ट्राइंगल का जो सप्लाई है ना वो पूरी हो जाए, उसके बाद में फिर इसका आपको एनालिसिस देता हूँ। अभी ऑनगोइंग है, मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता, ठीक है, ओवरराइट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम का अपडेट जरूर देना चाहूंगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कि ये कंप्लीट तो हो चुका है अकॉर्डिंग टू पहले वाले कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अपने लोगों ने रील्स भी देखी होगी, मैंने स्पेशली रील्स इसके ऊपर बनवाई है, ठीक है। अब इसका जो ऊपर की साइड आपको ब्रेकआउट दिखा है, ये उसकी एक रीटेस्टिंग है जो आपको देखने को मिल रही है। देखो अगर ये रीटेस्टिंग सिर्फ इतनी ही होती है जितनी अभी है, थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है जितना है, क्योंकि पहले भी इस तरीके से इतनी आई थी, तो अगर ये सेम रहती है तो एक एलिप्स की तरह हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पूरा फुल एक एलिप्स की तरह दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज, सॉरी, ये वाली जो सप्लाई है उतनी तो मार्केट लेके आ गई, उतनी मार्केट लेके आ गई। अगर ये वाली लाती है तो इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब एकदम ऊपर जाना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ये अपने आप को इस चैनल के थ्रू लेके जा सकती है। अगर ये इतनी नीचे आ गई तब ये इसको मैं हटाता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? अगर ये आधी आती है तो फिर तो ये अपना मूव ऐसा दे सकती है जैसा इसने इसके बाद दिया, रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है एग्जैक्ट इस जगह से, है ना, रिपीटेशन क्रिएट कर सकती है, तब हमें ये 70-72 जैसा हो सकता है वो, ठीक है। अब अगर इसने अपने आप को कर दिया तो फिर ये हमें ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ये हमें फिर टुकड़ों में मिलेगा, मतलब जैसे ये है ना ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे करके। सॉरी मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। फिर ये हमें कंसोलिडेट होने के बाद उठता हुआ दिख सकता है कि अगर यहाँ आ गया तो फिर कंसोलिडेट होकर फिर उठता हुआ दिख सकता है, उठना तो है, ब्रेकआउट हो चुका, उठना तो है, फिर कंसोलिडेट होकर दिख सकता है। क्योंकि अगर मार्केट अपना मूव ज्यादा रिवर्स में लेके आती है तो फिर थोड़ा टाइम लेती है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब वगैरह करती है, फिर एकदम से लेके जाती है अपने फेवर में। ओके गाइस, समझ आया यहाँ तक आपको? मैं इसके बारे में आपको पहले भी एक बार गोल्ड में बता चुका हूँ, शायद मेरे हिसाब से सितंबर के मिड में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया है। गोल्ड के अंदर ऐसा आया था, एक फ्लैग जैसा पैटर्न आया था टॉप पर ही, मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, उसमें यही कंडीशन बनी थी। जिसकी रिमेंबरिंग पावर तेज है उसको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला। सेम रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, और कुछ देखो डब्ल्यू बनाया ना मैंने यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो अपने डब्ल्यू को ही कॉपी कर रही है, तो डब्ल्यू को ही कॉपी कर करके निकल यहाँ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे करके बैंड भी कर रही है, वो भी चीजें हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थे आपके आज के एनालिसिस। ये बस एक कॉन्सेप्चुअल था, दिस इज नॉट जस्ट फॉर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते इसके बारे में। समझ आया सभी को? स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। थैंक यू, थैंक यू। चलो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, मैं छोटी सी रेंज रखता हूँ इसकी, यहाँ से यहाँ तक की। देखो मैं ये नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि मेरे लिए ये पूरा मूव एक फेक आउट है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। मैं कंसिडर करूँगा तो सिर्फ इस हिस्से को बस, क्योंकि ये एक एसआर इंटरचेंज जैसा एरिया है, तो इससे ऊपर का हिस्सा एक फेक आउट की तरह यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप इसको समझ ही सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जब डब्ल्यू मार्केट जब ऐसे गिरती है और अगर डब्ल्यू बना दे तो उसमें ब्रेकआउट होने के बाद वो जल्दी नीचे गिर जाती है, आपको पहले से ही बता चुका, ठीक है। याद है ना सबको डब्ल्यू के क्या नेचर बताए थे मैंने आपको कि किस तरीके से फेल होता है? भी देखो स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है ना, तो इसलिए जब वो डाउन ट्रेंड में होता है तो डब्ल्यू के ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो एज ए मान लो पोजीशन लगाई जाती है तो वो हैवी अमाउंट के साथ छोटे मूव के लिए लगाई जाती है, जिसे हम लोग एक सुपर स्कैल्पिंग बोलते हैं। आप अगर पिरामिड वाली वीडियो देखोगे मेरी, पिरामिड स्कैल्पिंग जो, उसमें यही चीज़ होती है कि हम लोग सुपर स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब जैसे 12 पॉइंट में ही प्रॉफिट निकाल देना, ऐसी मार्केट में 12 पॉइंट में प्रॉफिट निकाल देना, वो सुपर स्कैल्पिंग के अंदर आता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका यूज नहीं करते क्योंकि भाई अगर एम है फेवर में तो उसको चलना ज्यादा बेटर है, उसका राइट हैंड साइड उसके डब्ल्यू के राइट हैंड साइड से ज्यादा लंबा, इसलिए मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है। सो मैं रेंज रखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की 600 पॉइंट की रेंज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट स्ट्रेट नीचे आ रही है, बट मैं एक स्ट्रेट लाइन यूज भी कर सकता हूँ और साथ में कर्व लाइन भी यूज कर सकता हूँ, दोनों चीजें मैं यूज कर सकता हूँ। कोई इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता कि मैं एक ही तरह की लाइन, मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में बेस्ट रहेगा। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो इसमें 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, और ऊपर से ये पॉइंट। अब मैं यहाँ एक कर्व लाइन लगा के देखता हूँ, अगर मेरी कर्व लाइन का ज्यादा कनेक्टिविटी निकलती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। गाइस कर्व लाइन थोड़ी सी बेस्ट है, इसको नहीं लगा रहा मैं क्योंकि कर्व लाइन बेस्ट है थोड़ी सी। आप देख सकते हो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल रहा था, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेरिश पैटर्न के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो मैं कनेक्ट करता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। आप देखो जितनी भी बेरिश एंगल्फिंग है मैं सारी कनेक्ट करूँगा इसके साथ। ये आप देख सकते हो, ये परफेक्ट, 1 2 3 4। देखो मैं ये कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है, मतलब बुलिश एंगल्फिंग है,
इसको कनेक्ट नहीं कर सकता मैं, मुझे सेम पैटर्न्स कनेक्ट करने। दिस इज ए कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, सबको पता है आपको। एसएम से यूज करूंगा मैं थोड़ी सी, क्योंकि यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हमारे लिए रहेगा ये बड़ा वाला, क्योंकि ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये बेरिश एंगल्फिंग है, और जो माइनर है वो भी आया नहीं है। ठीक है, माइनर आप कह सकते हो कि जो शूटिंग स्टार है वही माइनर है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कैंडल हैं जो ज्यादातर ऊपर से लंबी है विक, और नीचे की बॉडी छोटी है। देखो शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, शूटिंग स्टार ये भी एक चेंज ऑफ करेक्टर की तरह हमारे लिए है, जैसे कि यहाँ बनाओ शूटिंग स्टार। ठीक है, एंड ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर की तरह क्यों रिएक्ट कर, आप देख सकते हो ये एक इन्वर्टेड हैमर है और साथ में रेड कैंडल ग्रीन से बड़ी है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर इसको कह सकते हैं। देखो बेशक इसने तोड़ा है इसको, ठीक है, बेशक इसने तोड़ा है इसको, लेकिन जो प्रेशर है अभी बियर साइड का ज्यादा है, बुल साइड का कम है। लेकिन अगली कैंडल में शूटिंग स्टार के बाद जो अगली कैंडल में उसका प्रेशर इससे भी ज्यादा है। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, उसका प्रेशर इससे भी ज्यादा है, उसका कम है। अगर मैच कर गए तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, किसी एक का एक पॉइंट भी ज्यादा हो गया तो डायरेक्शन उसकी फेवर में आ जाएगी। ठीक है, मैं जरा एक बार एक्यूरेट करेक्ट करके देखता हूँ किसका प्रेशर ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, क्योंकि ओके यस गाइस, अच्छा ऊपर वाले का ज्यादा है गाइस, ऊपर वाले का ज्यादा है नीचे वाले का कम है, देख सकते हो ऊपर वाले का प्रेशर ज्यादा है ना, नीचे वाले का कम है। इसका मतलब ऊपर वाले के पास ज्यादा प्रेशर है नीचे वाले से, और ये देखो आपके सामने जो मूव है वो नीचे की साइड ज्यादा जा रहा है। तो अगर एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा मार्केट का ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा फेवर में उसकी आती है जिसका प्रेशर। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो अब हमारे पास, क्योंकि ओरिजिनली आप देख सकते हो बेशक क्रॉस करा है लेकिन रिजेक्ट करा है, हमारी दूसरी भाषा में बात है रिजेक्शन इसको कहते हैं। ओके, समझ आया सभी को ये? ठीक है, तो वो नीचे आ रही है, जब कोई नई बेस एंगल्फिंग आएगी तो मैं कर्व लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। देखो धीरे धीरे करके ना जो रेड ट्रेंड है, जो रेड वाला ट्रेंड है वो उसके बीच में जो ग्रीन कैंडल्स घुस रही हैं, आप देख रहे हो ना बीच में धीरे धीरे करके घुस रही हैं। अगर वो धीरे धीरे करके घुस रही है तो वो अपने आप को बैंड करना शुरू करेंगी। अगर एकदम घुसती है तो वो धीरे धीरे करके फेल करेंगी, फिर घुसेंगी, फिर फेल करेंगी, फिर घुसेंगी, फिर बीच में एक बार आई थी, फिर तीन हो गई, फिर एक हो गई, फिर एक हो गई, फिर एकदम मार्केट नीचे गिर गई, फिर दो हो गई, फिर और बड़ी हो गई, और अब देखो और बड़ी होने की कोशिश कर रही है वो, बैंड करने की कोशिश कर। ठीक, नीचे की साइड से भी देखो, ये जो मैंने आपको कर्व दिखाया ना ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूचर स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रही है। फ्यूचर स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। यही हमारे लिए एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड रहेगा, बिल्कुल। देखो मार्केट को ना इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है, किसके साथ? रेड मारुबोजू के साथ। तो अगर हम लोग इन्वर्टेड हैमर के ऊपर घुमा के मार्केट को एक ग्रीन कैंडल दे दें तो इन्वर्टेड हैमर की पावर खत्म हो जाएगी, और उसके बाद एक रीटेस्ट के बाद उसका भी हाई तोड़ दें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये डिपेंड करेगा कि अगर ये नीचे आ जाए तो मैं सप्लाई डबल कर दूंगा, अगर ये डिमांड देती है तो फिर इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये फ्यूचर की महफिल है। ओके, तो सप्लाई एज यूजल मैंने कहा था कि अगर यहाँ कोई डिमांड नहीं आती तो मैं सप्लाई डबल कर दूंगा। वी हैव मूव लाइक दिस। ओके, यहाँ कोई डिमांड नहीं है हमारे सामने। देखो मार्केट को उठाना है तो हमें एक बुलिश एनगल्फिंग चाहिए। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट हो चुका है। ओके, शांत हो जाओ थोड़े से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो मैंने आपको बताया कि फेज थर्ड के बाद जितने भी फेजेस हैं एमएमसी के अंदर जो मैंने बनाए हैं वो दो दो तीन तीन टॉपिक्स के साथ हैं, क्योंकि मैंने उनको एक तरह से आप कह सकते हो ना कि चैप्टर वाइज रखा हुआ, आप फेजेस को चैप्टर समझ सकते हो कि चैप्टर्स हैं। ठीक है, फेज 5 के अंदर मैं आज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपाउंडिंग के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि द कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ फंड्स, कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सब शांत हो जाइए, कोई कमेंट मत करिए। जो आज आपका कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लैडरिंग के ऊपर है, लैडरिंग, लैडरिंग, लैडर होता है ना, लैडर, लैडरिंग। ठीक है, वैसे उनको लैदरिंग बोलते हैं, लैदरिंग
थोड़ा सा कतार की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, लेदरिंग बोलते हैं इसको। लेदरिंग क्या होती है? लेदरिंग होती है जब हम लोग, जैसे कि एक रस्सी होती है, सीढ़ी होती है, ठीक है, मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो लेदरिंग होती है वो क्या होती है। जैसे मान के चलो एक सीढ़ी है, ठीक है, ठीक है। अब सीढ़ी में आपको पता है जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसके अंदर स्टेयर्स होती हैं, छोटी छोटी सी लगी रहती हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां इसकी सारी नींव रहती है। नींव मतलब वो क्रॉसिंग होती है जिससे इस सीढ़ी को इधर से उधर मूव नहीं होने दिया जाता। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, सोचो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो एक बहुत मोटा वाला एक जो मोटी वाली जो लकड़ी है वो बन के बाहर आ जाएगी। इसका मतलब ये इस पूरे सीढ़ी की सबसे पावरफुल एरिया रहेगा। मैं अगर दोनों कंबाइन कर दूंगा तो आपको ये लकड़ी कुछ ऐसी दिखेगी, इतनी मोटी आपको दिखेगी लकड़ी, बाकी सारी ओरिजिनल सेम है और बाकी के साथ और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बाकी किसी के साथ कोई फर्क। तो ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, इसी को हम लोग एक लैडर का सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट लैडर में कभी भी नीचे या ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम सीढ़ी को घुमा सकते हैं। अगर हम उल्टा कर देंगे तब भी सीढ़ी एक जैसी लगेगी, सीधा कर देंगे तब भी, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं होता। इसका सपोर्ट होता है इसका सेंट्रल एरिया। जितना ये पावरफुल होगा, जितना ये मोटा होगा, उतनी सीढ़ी ऊपर की साइड चढ़ते वक्त नीचे का बेस उसका बहुत अच्छा है, वो नीचे नहीं आने देगी। फाइनेंशियल मार्केट की भाषा में इस लैडर को हम लोग IFC बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, द लार्जेस्ट कैंडल ऑन द ट्रेंड। ये वही कैंडल है जो चढ़ती हुई सीढ़ी की सबसे मोटी, बड़ी और पावरफुल कैंडल होती है, जो कभी भी ट्रेंड को नीचे आने नहीं देती। इसीलिए इस कैंडल को हम लोग एक FVG के तरीके से भी यूज करते हैं कि मार्केट 50% से रिवर्स करके भाग जाए, नीचे ना आए। अगर ये पावरफुल काम करती है तो सीढ़ी को और लंबा कर दिया जाता है, और लंबा कर दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा से एक और ऐसा ही आप देखते हो, ऐसी क्रॉसिंग लगाई जाती है ताकि ये और ऊपर से पावरफुल हो जाए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाए। सीढ़ी की लेंथ कभी खत्म नहीं होती, डिपेंड करता है मंजिल कितनी है हमारी, हमें अपनी मंजिल से मतलब है। सो ये जो IFC है, देखो मैं इसके बारे में ओरिजिनली पहले वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो बहुत अलग है। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है आपका लिक्विडिटी की तरीके से, जैसे लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था। सो ये IFC जो होती है, ये बेसिकली एक जो लैडर होती है, जो हमारी सीढ़ी होती है, सीढ़ी की तरह काम करती है किसी भी ट्रेंड के अंदर, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कैसे काम करती है अब मैं आपको बताता हूँ, और इसी के बेसिस पे सीढ़ी को कंपाउंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगली बार नीचे 3 डंडियां यहां पर लगाई थी, अगली बार 3 की जगह हमने 4 लगाई, और हम लोग 5 कर देंगे, क्योंकि पावरफुल होती जा रही है ना, तो हम लोग और पावरफुल कर देंगे इसको। स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट एरिया होता है इंस्टीट्यूशन के मूव को प्रिडिक्ट करने का। इसके बाद जो कैंडल बनती है वो होती है मार्केट में पोजीशन लेने वाली, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब ये IFC बन तो गई है हमारे सामने, तो जब मार्केट अपने आप को लेके चलती है, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड चलती है, और एकदम से नीचे आती है, और ऊपर का क्रॉस करने की बजाय, बड़े टाइम फ्रेम पर ऊपर का क्रॉस करने की बजाय वो एक गैप छोड़ देती है। किसी भी एक बड़े ट्रेंड को पता करने के लिए इस गैप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दिस गैप इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम। अब मैं आपको इसके टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा जो आप इतने टाइम से पूछो। देखो मैंने हर चीज को एक सीरीज वाइज समझा है, बनाया है, इसलिए कुछ भी चीज आपको अनएथिकल नहीं लगेगी। एक पूरा हिरार्की लेवल मैंने क्रिएट करा हुआ है, तो कंफ्यूजन तो नहीं हो सकती अगर आप सीरीज वाइज पढ़ोगे। जब आपके MMC के जो कोर्स है उसमें सब चीज़ ऐड हो जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें एक सीरीज वाइज दिखेंगी, ठीक है। वैसे आप लाइव स्ट्रीम देखोगे उसमें भी सीरीज वाइज, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नीडेड वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए छोड़ देते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी जानते हो क्या होता है दूसरी भाषा में? जब हम लोग अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं, तो पैसा जब निकल के आता है तो हमारे फंड्स लिक्विड हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा बैंक से जाके FD में चला गया ना, FD में चला गया, RD में नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट में नहीं, फिक्स डिपॉजिट में। अब वो एसेट बन गया था, एसेट से हमने बेच दिया, वो कैश बन गया। अब ये चीजें टारगेट से पहले हम लोग कर देते हैं। अब मान के चलो यहां पर मुझे अपने बैंक से 7% का रिटर्न मिलने वाला, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 5% पे निकाल दिया, इस उम्मीद में कि जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं और ऐड करूंगा। तो ये जो लिक्विडिटी स्वैप हुई यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट करना, दूसरी भाषा में एब्जॉर्प्शन, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। और ये अब एक साइड से नहीं होगी, ये दोनों साइड से होती है। और ये कब होती है? क्योंकि इस जगह पर मार्केट में ज्यादातर कंडीशन में चार्ट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, जो कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सामने सिंपली कोई भी हो सकता, मतलब ये जो हिस्सा है आपके सामने ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके सामने पीनेंट हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, ताकि अगली बार, ठीक है, हाँ, जब ये रिवर्स करती है यहां से, इस जगह पर हमें देखने को मिलती है बड़ी सी कैंडल, एंड दिस इज कॉल्ड ए IFC। इसी को हम लोग IFC बोलते हैं, ठीक है। अभी नीडेड वॉल्यूम क्या है? ये नीडेड वॉल्यूम वही है
जो तभी बनता है मार्केट में, इंडिकेट करता है कि मार्केट जाएगी जरूर इस जगह, लेकिन ये वो पोजीशन है जहां पर इंस्टीट्यूशन एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ अब यहाँ वॉल्यूम चाहिए ना, हम डालेंगे वॉल्यूम, ठीक है हम डालेंगे वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम इससे पहले डाल देते हैं ताकि इस जगह मार्केट बिल्कुल भी रुके नहीं, क्योंकि अगर एक बार और रुक गई तो वो फिर से और नीचे आ जाती है, वो इससे और नीचे आ जाएगी, वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है यहाँ से, बिल्कुल वेट नहीं करने देगी वो, क्योंकि एक तो कुछ लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, दूसरा कुछ लोग पहले से ही लगा देते हैं, फिर इतना अच्छा बूस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत अच्छा मूव इसके अंदर क्रिएट होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं लेके चलता हूँ आपको, ये हमारे सामने, वैसे तो आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपना जो ये वाला एरिया था, मैं आपको इसमें 4 आवर में दिखाता हूँ और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, 4 आवर में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं आपको अपसाइड का दिखाता हूं, क्योंकि डाउन साइड का थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं करना चाहती थी, ठीक है, क्रॉस नहीं करना चाहती थी, तो उसने क्या करा, अपने आप को आधे रास्ते से ही नीचे मोड़ दिया और फिर नीचे ले गई। अब ये जो हिस्सा बचा, दिस इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम। यहां तुम्हें हमेशा सारे के सारे ट्रेंड से बड़ी ही कैंडल दिखेगी, ये वही कैंडल जो इंस्टीट्यूशन हमेशा यूज करते हैं अपने मूव को जनरेट करने के लिए। उसके बाद आता है रिटेलर का मूव, जो पकड़ा जाता है इस कैंडल में, ये वो मूव है जो रिटेलर की पोजीशंस को क्रिएट करता है, यहां से इस आईएफसी तक का स्टॉप लॉस वो लोग लगाते हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस के बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है। असली आईएफसी कभी फेल नहीं करती, क्योंकि अगर वो फेल कर गई तो मार्केट में दूसरे कलर की आईएफसी बन जाती है। अब मार्केट यहाँ नहीं आई, अब जब भी ऐसा होगा, जब भी मार्केट अपने ऐसे रीजन को क्रॉस करेगी, तभी आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी। एंड ये जो आपके सामने सीढ़ियां बनाती जा रही है, ये सीढ़ियां बनती चली जाती हैं, सीढ़ियां बनती चली जाती है, एक भी सीढ़ी अगर मार्केट ने क्रॉस कर दी तो दोबारा से वही कलर की सीढ़ी घूम के बन जाती है। दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड री इन्वेस्टिंग डिविडेंड। जब भी ये कैंडल बनती है उसके अगले कैंडल में मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, दूसरे मतलब इन्वेस्टर के बेसिस पे, क्योंकि हमें नहीं पता भाई मार्केट में, लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब कब हमें ये आईएफसी देखने को मिल सकती है। कंपाउंडिंग कैसे की जाती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट्स में आता है। पहले सुन लो मेरी बात, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट में आता है, इसका जिक्र देखो आईएफसी एसएमसी में नहीं आती, पहली बात सुन लो, आईएफसी, आईआरसी, एनआरसी, डब्ल्यूआरसी, ठीक है, और ईआरसी, ये सारी कैंडल्स जो होती हैं ये कभी भी एसएमसी में नहीं आती। जो आईएफसी है वो एक ईआरसी कैंडल है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। अब इसको पहचानना भी तो होता है ना, मैं क्या बोला, ये तभी बनेगी जब तुम्हें आइडिया हो जाए कि बनने का रीजन कहां है, ये वही रीजन है, इसके छोटा सा रीजन है बस, इसको फिलअप करने वाला ये वही रीजन होता है, ठीक है। अब इसमें कंपाउंडिंग को कैसे किया जाता है, ये आईएफसी है, इसकी नेक्स्ट सीडी पे कंपाउंडिंग की जाती है, जिसे हम लोग री इन्वेस्टिंग डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट निकाल के दोबारा लगाना, प्रॉफिट निकाल के दोबारा लगाना, प्रॉफिट निकाल के दोबारा लगाना, जब तक एक आईएफसी फेल नहीं हो तब तक ये चीज रिपीट करते रहते हैं। तुम्हें पता है ये चीज सबसे ज्यादा किसमें काम करती है, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनका आसानी से रिवर्सल आना पॉसिबल नहीं होता। दुनिया की कोई सी भी स्टॉक मार्केट आप देख लो, सबके साथ ऐसी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई सा भी आप शेयर ले सकते हो, इंडेक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े टाइम फ्रेम पे होता है ये सब, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मोटिव है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन 1 मिनट के टाइम फ्रेम तो यूज करने वाला है नहीं, करेंगे तो वो क्या 1 डे करते हैं, 4 आवर करते हैं, ठीक है। अब एक उसमें काम करने वाले को पता होगा कितना टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, तो 4 आवर का करते हैं, 17 आवर का, अब 17 आवर को तो उसमें दिखने का भी नहीं तुम्हें, 17 आवर्स का बेसिकली ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में 17 आवर्स का यूज किया जाता है। 17 का मतलब एक राउंड फिगर नहीं लिया जाता, 17, 34 इस तरीके से उनका टाइम चलता है, क्योंकि 2 घंटे रेस्ट टाइम होता है, उस वजह से वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाता है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक इंडेक्स मार्केट दिखाता हूँ आपको, फिन निफ्टी, ठीक है, मैं आपको फिन निफ्टी यहाँ दिखाना चाहता हूँ, फ्यूचर्स का ग्राफ है हमारे सामने, एंड वी हैव ए 4 आवर टाइम फ्रेम ग्राफ। जब भी मार्केट में ऐसा कोई हमें देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, वहां हमें बड़ी ही कैंडल देखने को मिलेगी, आप कोई सी भी कैंडल यहाँ पर स्ट्रक्चर वो देख सकते हो, एंड वी हैव ए लार्ज पैटर्न ऑन इट। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हमारे सामने बना हुआ है। आप जब भी देखोगे आपको यही दिखेगा, अगर वो डाउन साइड में आ रही है तो वो हमेशा अपने ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल को तोड़ के ही बनेगी, ये जो आपको दिख रही है, समझ आया। और जब ये मूव बनता है तो एक सीढ़ी क्रिएट हो जाती है, जब तक इस बड़ी सीढ़ी को कोई तोड़ता नहीं है तब तक ये अपना मूव कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती है। जब जब ये तोड़ती रहेगी तब इसका मूव कंटिन्यू होगा, लेकिन फिर दोबारा अगर रिवर्स करके आ जाएगी तब ये टूट जाएगी। इस तरीके से ये यूज होती है। देखो यहाँ तो तुम्हें गैप अप गैप डाउन दिख रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ओरिजिनली जो एक्चुअल वे होता है वो इसमें यूज किया जाता है। आप किसी ब्रोकर का चार्ट देखो तो उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। मैं ब्रोकर का चार्ट ओपन नहीं कर सकता, मैं आपको एज ए ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइडर का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं आपको किसी और का दिखाता हूँ। चलो मैं आपको बिटकॉइन में दिखाता हूँ। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग होती है, इसके अलावा तो सबसे बेस्ट जो है करेंसी है नहीं इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ना हो, सबसे बेस्ट है ये। देखो आपको दिखाता हूँ, जब इंस्टीट्यूशनल होती है क्रिएशन, सबसे बड़ी कैंडल आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो अपने नीडेड वॉल्यूम को हमेशा क्रॉस करके ही बनेगी, और इसके नेक्स्ट कैंडल पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, देखो इसके नेक्स्ट कैंडल पे सारा एक कैंडल फेलिंग एंड देन फिर बाद में मार्केट डाउनवर्ड, आगे डाउन। एक भी अगर कैंडल फेल हो जाए एनआईएफसी की तो इंस्टीट्यूशन अपना
जो एसेट्स हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं, और जब बेचते हैं तो भी रेड कलर की आईएफसी ही बनती है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक, ये आपको आईएफसी देखने को मिलेगी, ठीक है, सारी की सारी आपको आईएफसी देखने, समझ आया सबको? ये इस तरीके से कंपाउंडिंग यूज होती है, और ये जो नीडेड वॉल्यूम है इसके बेसिस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना तुम ट्रेंड की हर बड़ी कैंडल को ये समझो कि ये आईएफसी है, इससे पता लगेगा अगर वो इस गैप को बिना किसी झिक झिक के फिल कर रही है तो वो एक आईएफसी की तरह काम कर रही है। समझ आया सभी को? ये था आज का आपका कंटेंट। आज आपका फेज 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल हो जाएगा, ये तीसरा दूसरा टॉपिक था, कल लास्ट है, परसों आपका फेज 6 शुरू हो जाएगा, बताऊंगा वो किसके ऊपर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, बेशक इसको छोड़ो, तुम एक चीज याद रखो कि जब तक मार्केट में हमें बुलिश एंगल्फिंग नहीं दिखेगी, मार्केट अपने आप को उठा के नहीं लेके जाएगी, मैंने आपको जाने से पहले आपको बताया था, रिमेंबर, ठीक है। अब जरा ये हिस्सा मत देखो, ये हिस्सा देखो, ये कैंडल देखो क्या बना हुआ है, bullish engulfing है, a tonmo hanging man with a marubozu candle is the one of the most powerful bullish engulfing pattern if it forms on the bottom of the market where the supply has been completed from the previous repeating of structure, ओके okay? आपको दिखा देता हूं, अगर मैं इसकी लाइंस हटा दूं तो दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग, ओरिजिनली आपको बता चुका हूं, समझ आया? यहां से चली गई मतलब नहीं है, जब तक कोई बुलिश पैटर्न नहीं आएगा तब तक मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, और ये वही पैटर्न होता है जो बार 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 फेल होता है। आप ऊपर देख लो, ये क्या है यहाँ पर, बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है, जब भी बुलिश एंगल्फिंग बनी है वो फेल हो रही है बेचारी, बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग भी हमारे सामने देख सकते हैं, वो भी फेल हो रही है, लेकिन जो बेस्ट तरीका हमारे एरिया वही रहेगा। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, व्हेन व्हेन मार्केट ब्रेक्स द एरिया जहां पर हमें दिखेगा, एंड वी हैव ए नीडेड वॉल्यूम एरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल ऑफ द ट्रेंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल ऑफ द ट्रेंड, नीडेड वॉल्यूम फिल करना, नीडेड वॉल्यूम फिल करना, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेंड ऑफ द ट्रेंड, यही तो वही थे आपको समझा रहा हूँ मैं लाइव में, टाइम फ्रेम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि हाँ स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिल सकते हैं, ठीक, ओके। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ये है एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट वापस लौट के यहाँ आ जाए तो हमें बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बस यहाँ आएगी रिटेस्टिंग विद ए बुलिश एनगल्फिंग और हैमर, अब तो हैमर आएगा, बुलिश एनगल्फिंग कम आएगी क्योंकि वो आ चुका है, हैमर अगर बॉटम पे नहीं आया तो वो बुलिश एनगल्फिंग के बाद ही दिखेगा, एक कैंडल बाद, दो कैंडल बाद, ऐसे, क्योंकि वो आसानी से आता नहीं है ना, उसे पता है मुझे ऐसी जगह पे आना है जहाँ पर लोगों की नजरें ना हो, उम्मीद ही ना हो, ठीक है, ओके। ज्यादा नीचे गई सप्लाई डबल कर दूंगा, देखो यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया ना, एक भी कुछ भी नहीं आया ना यहाँ पर, इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं इसको लगा के रखूंगा, वाई, क्योंकि अगर मार्केट अपने आप को घुमा के यहाँ लाती है तो हमें डाउन साइड की टेस्टिंग देखने को मिल सकती है ना। देखो ये गैप इसने छोड़ दिया यहाँ पर अगेन, जैसे
पहले वाला छोड़ा था ना यहाँ पर, ये वाला जो गैप छोड़ा था याद होगा आप लोगों को, इसी तरीके से इसने यहाँ पर भी ये गैप छोड़ा, आप देख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ये वही है जो नीडेड वॉल्यूम वाला एरिया होता है ना, बिल्कुल ये वही सीन है। ठीक है, ठीक है, वही सीन है दोनों में। सेम यही स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, देखो कोई फर्क नहीं है, ये डब्ल्यू जो है वो ये ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, कुछ भी फर्क नहीं है। वो अपने आप को बस माइनर वर्जन में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो अपने आप को कंसोलिडेट कर सके। ठीक है, कंसोलिडेट कर सके, वो अपने आप को माइनर वर्जन में बोल रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस इज नॉन एज दी नीडेड वॉल्यूम। और यहां हमें क्या देखने को मिलता है, आपको पता है सबको, क्या देखने को मिलता है? हाँ? क्या देखने को मिलता है गाइस, जल्दी बताओ। आईएफ, बिल्कुल। तो अगर हमें यहाँ पर एक आईएफसी देखने को मिलती है, ठीक, तो वी हैव ए रिवर्सल लाइक दिस ऐसे। ठीक है, एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, तो ये एक नीड वॉल्यूम वाला एरिया हमारे सामने। बिल्कुल इसी तरीके से कई सारे हैं रीजन, देखो ऐसे ही नीचे का भी है, मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ। देखो नीचे का क्या है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये नीचे का एरिया, और देखो यहाँ पर मार्केट में एक आईएफसी हमें देखने को मिली थी, इसने क्या करा था, ग्रीन वाली को फेल कर दिया था, उसके बाद अपने आप को नीचे लेके आ गया। इसी तरीके से नीचे वाले भी है, ऐसे ही ये अपने ऊपर वाले में, इससे भी नीचे वाला एरिया बना हुआ है, तो ये हर जगह होता है। ठीक है, हर जगह, यहाँ भी है, इसके ऊपर भी है, तो वो अपने स्ट्रक्चर के साइज के हिसाब से बन के आती है। भाई जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी बड़ी बनेगी, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा छोटी बनेगी, बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो बड़ी बनेगी, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। देखते हैं, डायरेक्ट नहीं गई, और बड़ी कैंडल लेके आने की कोशिश कर सकती है। आईएफसी ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं गई, इसलिए नीचे आई मार्केट। देखो ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट नहीं जाती आसानी से। वो मैंने क्या बोला, ये यही तो अंडरस्टैंडिंग का खेल है जो आपने बताया ना, ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आसानी से आती नहीं मार्केट, इसमें लगता है हमें आ गई आ गई आ गई, लेकिन वो आती नहीं आसानी से। वो वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है, अच्छा खासा पैटर्न बनाती है। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पैटर्न है। अगर एक ही ट्रेंड के अंदर 20 कैंडल है, डाउन साइड में 20 आ रही है, फिर 20 ऊपर जा रही है, फिर 20 नीचे, तो समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट की कैंडल वैसी हमारे पास, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट कितना टाइम लग सकता है। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हमें तुरंत मिलेगा, तो आईएफसी ऐसे नहीं आती, वो टाइम लेती है, अच्छा खासा वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है, तब जाके। इसमें बहुत पेशेंस का खेल होता है, ऐसे नहीं होता कि वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन टाइम लेता है, इतनी आसानी से नहीं आता। सारा खेल यहाँ पे देखो, चार्ट पैटर्न ओरिजिनली आपको पता है बहुत टाइम लेते हैं बनने में, आसानी से नहीं बनते हैं। और वैसे भी हमारा तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हमें इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा कि इतनी जल्दी बन गए लाइक दिस। ये सारे के सारे हमारे जो है ना वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन के पैटर्न्स होते हैं ये सारे, और कुछ